हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल सारथी। आज की वीडियो में हम उदारवादी और नव उदारवादी विचारधारा के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदारवादी विचारधारा 16वीं या 17वीं सदी से प्रारंभ होकर 19वीं सदी के मध्य तक प्रचलित रही थी। उदारवादी विचारधारा का वास्तविक विकास 1776 में आई एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस के बाद देखा गया था। उदारवादी विचारधारा का केंद्रीय तत्व स्वतंत्रता है, यानी कि जो उदारवादी विचारधारा के समर्थक हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हैं और ये स्वतंत्रता राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक यानी कि सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए। सभी संदर्भों में वो स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ऐसा उदारवादियों का मानना था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि वे राज्य को आवश्यक भी समझते थे और वो ये भी समझते थे कि राज्य बुरा होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने राज्य के हस्तक्षेपवादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर बहुत बल दिया, यानी कि राज केवल साधन है और व्यक्ति साध्य। उदारवादी जो विचारक थे वो लोकतंत्र को भी समर्थन करते थे। किस लिए करते थे? क्योंकि लोकतंत्र उन्हें एक साधन लगता था व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का, यानी लोकतंत्र मात्र एक साधन था और साध्य व्यक्ति था। उदारवादी विचारधारा पूंजीवाद का समर्थन करती है क्योंकि वो लोग राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे और निजी संपत्ति के प्रबल समर्थक थे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लेने के कारण धीरे धीरे इसकी कमियां भी सामने आने लगी। निर्धन और निम्न तबके का शोषण बढ़ने लगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है और 19वीं सदी में पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप सकारात्मक उदारवादी विचारधारा अस्तित्व में आई। देखिए, हमारा कन्फ्यूज़न यही शुरू होता है जब उदारवाद और नव उदारवाद के बीच में ये जो सकारात्मक उदारवाद है, अगर आप ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप सकारात्मक उदारवाद को समझ जाएंगे तो आपको नव उदारवाद भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, सकारात्मक उदारवादी जो विचारधारा है इसे सामाजिक आर्थिक उदारवाद या संशोधनात्मक उदारवाद भी कहते हैं या आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं। सकारात्मक उदारवाद राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का निर्माण करता है, यानी कि सकारात्मक उदारवादी राज्य का उद्देश्य जन कल्याण को मानते हैं, यानी कि जो राज्य का हस्तक्षेप है वो आवश्यक है तथा व्यक्ति और राज्य को परस्पर विरोधी नहीं मानते हैं बल्कि पूरक मानते हैं। देखिए, जब भी एक विचारधारा के उदय के बाद दूसरी विचारधारा का उदय होता है तो उसके पीछे मुख्य कारण यही होता है कि तत्कालीन विचारधारा में हमें कुछ कमियां मिलती है या कुछ उसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। तो यही सकारात्मक उदारवाद के साथ भी हुआ कि 1917 के आसपास राज्य के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गए। आर्थिक मंदी हो गई, विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी और राज्य का कार्यक्षेत्र इतना बढ़ गया था कि वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था और ऐसी स्थिति में नव उदारवाद की विचारधारा सामने आई। ये एक तरह से शास्त्रीय उदारवाद ही था, लेकिन यह मुख्य रूप से आर्थिक स्वरूप का था, यानी दोनों एक नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ जो नव उदारवाद है वो शास्त्रीय उदारवाद से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर यही है कि ये मुख्य रूप से आर्थिक स्वरूप का था। मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार इसका मेन उद्देश्य था और इसने शास्त्रीय उदारवाद के अणुवादी, व्यक्तिवादी और बाजारवादी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। उदारवाद और नव उदारवाद के बीच में हमें मेन अंतर यही याद रखना है कि उदारवाद का जो स्वरूप था वो शास्त्रीय उदारवाद में ज़्यादा राजनीतिक और ज़्यादा नैतिक था, यानी कि जो उदारवाद था वो शक्तियों के पृथक्करण, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या मानव मात्र की रक्षा, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, स्वतंत्रता, इन सभी से जुड़ा हुआ था। और जो नव उदारवाद था वो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की अवधारणा, इन सभी आर्थिक
और मुक्त व्यापार या बाजारवादी सिद्धांतों से जुड़ा हुआ था। देखिए, नव उदारवाद के बारे में एक बात और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जो नव उदारवादी थे वो प्रगतिशील करारोपण के प्रबल विरोधी थे और वो इसे कुशल व्यक्ति के प्रति अन्याय मानते थे। उन्होंने कल्याणकारी राज्य का पूर्णतः विरोध नहीं किया था, बल्कि राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर एकाधिकार का विरोध किया था। तो यही मुख्य अंतर है उदारवाद और नव उदारवाद के बीच में। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आपको आगे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे हम इनसे जुड़े हुए मुख्य मुख्य विचारक देखते हैं। उदारवादी विचारधारा से मुख्य रूप से बेंथम और एडम स्मिथ का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने उदारवादी विचारधारा के उन्नयन में बहुत योगदान दिया। जॉन लॉक, उन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है। डेविड रिकार्डो और जेम्स मिल भी उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए प्रमुख विचारक हैं। आइए देखिए सकारात्मक उदारवाद में कौन से विचारक प्रमुख रूप से हुए हैं, देखते हैं। सकारात्मक उदारवादी विचारधारा में J.S. मिल और T.H. ग्रीन, मिल और ग्रीन, उन्होंने उदारवाद को क्या कहा था? उन्होंने उदारवाद को पूरे समाज की विचारधारा कहा है, सिर्फ मध्यम वर्ग का दर्शन नहीं कहा, क्योंकि उदारवादी विचारधारा मध्यम वर्ग का दर्शन कहलाती थी और सकारात्मक उदारवादियों ने इसे पूरे समाज की विचारधारा कहा है, सामाजिक उदारवाद कहा है। रिची, किन्स, हॉबहाउस, मैकफर्सन, ये भी सकारात्मक उदारवाद से जुड़े हुए हैं। और लॉस्की ने सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप को मिलाने का प्रयास किया था और आर्थिक अधिकारों पर विशेष रूप से बल दिया था। नव उदारवादी विचारधारा में जो विचारक हुए हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्वेच्छातंत्रवादी और एक समतावादी। स्वेच्छातंत्रवादी को हम अतिवादी विचारक भी कह सकते हैं, जो राज्य के बिल्कुल न्यूनतम कार्यों का समर्थन करते थे। और समतावादी विचारक मुख्य रूप से समान अवसर पर विश्वास करते थे। वो कहते थे कि स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना राज्य का उत्तरदायित्व है। तो स्वेच्छातंत्रवादियों में जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहिए, उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसका समर्थन करने वाले विचारक कौन थे? एक तो हेयक, फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक और आइजिया बर्लिन। आप हमेशा ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। और अगर आप इस तरह से एक चार्ट बनाकर, टेबल बनाकर या डायग्राम बनाकर किसी भी चीज़ को समझेंगे तो आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। समतावादी विचारकों में जॉन रॉल्स और C.B. मैकफर्सन का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।